इजराइल ने जवाबी कार्रवाई आखिरकार ईरान पर की है और इजराइल ने शनिवार की सुबह ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और इस मिसाइल हमले से हुए धमाकों की आवाज को ईरान में काफी देर तक और काफी दूर तक सुना गया। बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में भी ऐसे धमाके सुने गए। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने भी बयान जारी किया है और यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स का इस पर यह कहना है कि बीते कुछ समय में ईरान और उनके प्रॉक्सी ने हम पर कई हमले किए हैं। ये हमारा पलटवार है, हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इजराइल ने ईरान पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी और करीब 100 लड़ाकू विमानों से हमले की खबर है। ईरान के 20 ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान पर हमले के मौजूदा दौर की समाप्ति का ऐलान किया है। इजराइल ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि जो दौर था हमले का ये पूरा हुआ है और अगर ईरान ने हमला किया तो फिर बड़ा हमला किया जाएगा। उधर ईरान की जो प्रतिक्रिया आई उसके मुताबिक ईरानी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर है कि इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। इजरायली मिसाइलें हवा में मार गिराने का ईरान का दावा है और ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर रोक जो है इसके बाद लगाई गई थी। नहीं तो तस्वीरें सामने आई जहां पर आसमान में चमक जो है नजर आई। इजराइल की तरफ से वो मिसाइलें बताई गई और ईरान की तरफ से बताया गया कि इजरायली हमले में जो मिसाइल वहां पर दागी गई थी उनको हवा में ही उनकी तरफ से रोका गया। तो काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे साथ उमा शंकर सिंह और कादम्बनी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर उमा, अगर इस हमले को देखें तो बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है, लेकिन क्या चीज़ें और अब तक इसको लेकर पुख्ता हो पाई हैं जो जानकारियां मिल रही हैं? जी देखिए, निस्संदेह ये बड़ा हमला है क्योंकि जिस तरीके से 1 अक्टूबर का हमला हुआ था और उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद जो कि ईरान ने इजराइल पर किया था, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल जो हैं वो दागे थे। उसके बाद से इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो बदला लेगा। अब तकरीबन 25 दिनों के बाद उसने ये हमला किया है। हमले को लेकर दो तरह की जानकारी आ रही है, एक तो इजराइल की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो, और दूसरी जानकारी जो ईरान की तरफ से आ रही है। इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर नहीं कहा गया है कि किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है या किस तरह के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है। ज़रूर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 100 के आसपास लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर विमानों का इस्तेमाल किया गया तो शायद ईरान में जिन तीन शहरों के तकरीबन 20 ठिकानों पर हमले किए गए हैं वहाँ पर तबाही का आलम जो है कुछ और होता। दूसरी तरफ से ईरान से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ज़्यादातर ड्रोन अटैक किए गए और जिसको की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जो तस्वीर है ये बताई गई है ईरानी न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए। तो ये जो वीडियो कुछ अवेलेबल है ईरान की तरफ से जो सामने आया है उसमें इंटरसेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है ईरान का जो वायु रक्षा प्रणाली है वो इजराइल की तरफ से किए गए हमलों को। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि मामूली नुकसान हुआ है। तो जो मामूली नुकसान हुआ है ये बताने के ज़रिए ईरान ये बताना चाहता है कि इजराइल की तरफ से हमला तो हुआ लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी जता दिया है कि उसने 1 अक्टूबर का या उसके पहले जो महीनों से जो हमले होते रहे उसका बदला ले लिया है। जी कादम्बनी। जी बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग आपको ट्वीट बताती हूँ जो कि ईरान को सपोर्ट करता हुआ है और ईरान के किसी हैंडल से किया हुआ है। उसमें लिखा है ईरान डोम 1 और आयरन डोम 0। ये एक तरह से बताता है कि किस तरह से ये यहाँ पर जो पूरा ईरान के साथ जो तनातनी है, जो युद्ध की स्थिति है वो चल रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आप अगर देखें ये लाइट्स आती हैं और इधर से इनको इंटरसेप्ट किया था। तो ये खबर आ रही है कि ये इंटरसेप्शन की तस्वीरें हैं। अब अगर स्पेसिफिक बात करें, 3 शहरों की बात की गई है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बात की गई है, उन पर जो वहाँ पर एयर बेसेस हैं। तो एयर बेसेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है ऐसा ईरान की मिलिट्री जो है वो बता रही है। और अगर आप देखें कि किस तरह से इंटरसेप्ट किया गया है, आमतौर पर हम ऐसा इजराइल में देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे हवा में इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ईरान भी तैयार नज़र आ रहा है और इंटरसेप्ट ये किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि नुकसान कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें कहा गया कि अब वहाँ से जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं वो रिज्यूम कर ली गई हैं। इजराइल का ये कहना है कि उन्होंने सुबह सुबह
3 वेव्स में अटैक किए, यानी 3 बार में उन्होंने वेव की तरह एक अटैक किया और तीनों वेव जो हैं इन्होंने इन शहरों को निशाना बनाया। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अगर नुकसान नहीं हुआ है। इनफैक्ट वहाँ की सेना जो कह रही है कि ईरान की नुकसान जो एयर बेसिस को निशाना बनाया गया वो नुकसान नहीं था, उसमें नुकसान नहीं हुआ है। 3 जगहों की बात आपको हम बता रहे हैं, एक तेहरान जो कि राजधानी भी है, इलाम और खुजेस्तान। इन तीनों जगहों पर, इन तीनों शहरों पर अटैक की बात है। अटैक जैसा कि हमारे सहयोगी उमाशंकर भी बता रहे हैं कि अटैक जो है वो ड्रोन से, लड़ाकू विमानों से किए गए हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है देखना कि ईरान कह रहा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है या एयर बेसिस को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। ये जो 3 शहर बताए गए हैं, तेहरान, इलाम और खुजेस्तान, तो यहाँ के 20 ठिकानों पर हमले की बात की गई है। लेकिन ये ठिकाने एक्चुअली क्या हैं वो अभी जानकारी नहीं है। इजराइल की तरफ से ज़रूर कहा गया है कि ये सैन्य ठिकाने हैं और जो 3 चरणों में जो हमला किया गया, जो तकरीबन 3.5 घंटे तक चला है, उसमें इजराइल की तरफ से जो पहला हमला किया गया वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया गया, उसको पंगु बनाने की कोशिश हुई ताकि बाद के जो हमले हैं उसको वो डिटेक्ट ना कर पाए, उसको रोक ना पाए। लेकिन जो दृश्यों के जरिए हमने दिखाया है कि इन 3 शहरों पर जो हमला हुआ है उसमें से ज़्यादातर हमले को रोकने में ईरान जो है कामयाब रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा पहलू ये है कि आखिरकार इजराइल जो इतनी ताकत से हमले करता है, आखिरकार किस तरीके से उसके हमले को रोक लिया गया। क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था, ईरान के मध्य में हमला किया था, इस्फहान में हमला किया था, वहाँ जाकर सीधा टारगेट पे वो लगा था। तो यही सवाल निकल कर सामने आता है कि क्या ये एक ऐसा हमला तो नहीं जो कि इजराइल ने अपना हाथ ऊपर रखने के लिए दिखाया है, लेकिन साथ ही साथ ये मेजर्ड तरीके का हमला था, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की भूमिका मानी जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री अभी 2 दिन पहले ही मिडिल ईस्ट में थे। वो पहले सऊदी अरब गए थे, उसके बाद तेल अवीव गए थे और उसके बाद वो लौटकर लंदन चले गए। अपना दौरा उन्होंने छोटा किया। तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल को ये समझाने में कामयाब रहा कि न्यूक्लियर साइट्स पर वो हमला न करे, ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला न करे, क्योंकि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। और इसके बाद जब इजराइल ने हामी भर दी तो उसके बाद कल रात को, फ्राइडे नाइट को, इजराइल कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी और इसकी पूर्व सूचना अमेरिका को भी दी गई और उसके बाद जो है इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसको कि ईरान ने रोकने का दावा किया है। बिल्कुल, और ये भी खबर आ रही है कि इस हमले के पहले, हालांकि इसका कंफर्मेशन किसी ने नहीं किया, इस हमले के पहले इजराइल ने जानकारी दी थी अमेरिका को कि यह हमला होने जा रहा है। जब हमला शुरू हुआ उसके बाद ये पुख्ता जानकारी है कि योव गैलेंट जो कि वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री को इन्फॉर्मेशन दी कि ये हमले हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका का बहुत साफ तौर पर कहना है कि उसको जानकारी मिल गई, लेकिन उसके बाद वो इस हमले में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। एक इन्फॉर्मेशन इसमें यह आई है कि सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है, इस हमले की निंदा की है। सऊदी जो है वो अमेरिका का सहयोगी है और अमेरिका ने कोई वक्त नहीं गंवाया उनको एश्योर करने में कि मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन जो है वो नहीं हो रहा है। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो सवाल उठ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये बहुत जैसे प्रेसिशन स्ट्राइक इसको इजराइल बोल रहा है, लेकिन क्या उस तरह का स्ट्राइक, प्रेसिशन स्ट्राइक, अगर आप लेबनान को कंपेयर करें और आप ईरान में जहां पर स्ट्राइक्स हुए उनको कंपेयर करें, तो क्या आपको वही तस्वीर दिख रही है? ये डिफरेंस नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबनान में जब प्रेसिशन स्ट्राइक होता है तो वहां पर भयानक आग के गोले नज़र आते हैं, तबाही नज़र आती है। यहाँ पर ईरान साफ कह रहा है कि कोई नुकसान जो है उनके बेसिस को, एयर बेसिस को नहीं हुआ है। अब ये बड़ा यहाँ पर देखना होगा कि क्या इसका भी कोई जवाब होगा या फिर ये एक तरह से मतलब एक अटैक किया गया है ताकि वो खाना पूर्ति हो जाए, कि दोनों अपनी अपनी दोनों की बात रह जाए। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन जो है वो सबके ऊपर असर करेगा, जैसा इन्होंने बताया तेल का कैस्केडिंग इफेक्ट है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद होते हैं तो उसका भी पूरी ताकत से ईरान भी जवाब देगा। तो अब क्या होगा, बड़ा सवाल ये भी है। अब इसके पास वापस चलने के पहले बता दूं, डेज ऑफ रिपेंटेंस इसका नाम दिया गया है इजराइल की तरफ से, यानी कि पछतावे के जो दिन हैं वो कहा गया है और इसी मकसद से हमला किया गया। और इजराइल ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि उसका मकसद पूरा हो गया और चेतावनी दी है ईरान को कि अगर उसने उकसावे की कोई और कार्रवाई की तो फिर से इजराइल बड़ा हमला करेगा। ताबिश बिल्कुल, यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है और हमला भी किया है, उसको बड़ा हमला भी बताया जा रहा है। लेकिन उमा कादमनी, आपने समझाया विस्तार से कि तस्वीरें जो हैं वो क्या बात यहाँ पर बयां करती हैं। इसको और बेहतर से इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अशरफ जैदी साहब जुड़ रहे हैं, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ हैं। अशरफ जी, कादमनी और उमा यहाँ पर समझा रहे थे इस हमले में कि क्या क्या वहाँ पर हुआ है।
इस दौरान जब इसराइल का ये हमला हुआ है। ऐसे में क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि जिस तरह के हमले इसराइल के गाज़ा में देखने को मिले हैं, यहाँ पर लेबनान में देखने को मिले हैं, उससे थोड़ा अलग यहाँ पर है? बड़ा ज़रूर बताया जा रहा है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है ये साफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल का हमला जो है नुकसान पहुंचाने के लिए था, या फिर एक दबाव था इसराइल पर कि उनको जवाब देना है ईरान को जो उन्होंने हमले किए थे, ये सिर्फ वो था? देखिए सर, जो रात के 2:35 पर ईरान के ऊपर हमला हुआ ईरान टाइम के मुताबिक, उसका जो हदफ था वो 3 शहर थे। एक खुजिस्तान, इलाम और खुद तेहरान। तेहरान के अंदर इसराइल ने बताया कि उसका जो टारगेट था वो वहाँ की IRGC के जो बेसिस थे वो था, या एयर बेसिस थे। लेकिन अभी तक तेहरान की तरफ से किसी तरह के नुकसान की या कोई एक मेजर एक्सप्लोजन हो, इस तरह की कोई तस्वीर देखने को हमें किसी भी मीडिया के द्वारा नहीं नज़र आई है। कुछ तस्वीर और कुछ फुटेज ऐसी आई हैं जो जिनके बारे में ये कंफर्म हो गया है कि वो इससे पहले की हैं और इस हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखने की बात यह है कि इसराइल ने इस हमले को इन सब धमकियों के बाद किया है कि जब वो कहता था कि हमारा हमला दुनिया देखेगी, हमारा हमले को के बाद दुनिया बदल जाएगी। इस तरह के बयानात इसराइल की तरफ से मुसलसल इन कई हफ्तों से हम सुन रहे थे, देख रहे थे, और पूरा मिडिल ईस्ट बहरहाल वेटिंग पोजीशन पे था कि इसराइल क्या करने जा रहा है। लेकिन रात जो हमला हुआ वो और उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन सब को देख के ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग का मामला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। या फिर अगर इसराइल की तरफ से पूरी ताकत से ये हमला था तो दाद देनी होगी और हमें ईरान के डिफेंस सिस्टम का लोहा मानना होगा कि उसने ज़्यादातर जो हमले थे उनको इंटरसेप्ट किया। और ईरान वो देश है कि जिसके ऊपर पिछले 45 साल से पाबंदियां हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब 20 साल पहले तक ये कहा जाता था कि ईरान को कोई असलहा ना दे, ईरान से कोई असलहे की डील ना करे। लेकिन आज 20 साल के बाद ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि ईरान से कोई असलहा ना खरीदे। और अब ईरान ने अपना डिफेंस करके दुनिया को एक मैसेज दिया कि ईरान क्षमता रखता है अपना डिफेंस करने की। और इसराइल के ऊपर पिछले महीने हमला करके ये भी बताया कि वो ये भी क्षमता रखता है जी कि वो अब दुश्मन को पूरे तरीके से किसी भी तरीके से जवाब दे सकता है। अशरफ जैदी साहब, अशरफ जैदी साहब, दोनों तरफ से एक जो हमला हुआ है वो ये लगता है कि थोड़ा रिस्ट्रेन्ड हमला हुआ है, थोड़ा अपना हाथ पकड़कर हमला हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस अभी जो हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि इजराइल ने तेल के जो ठिकाने हैं, चाहे परमाणु ठिकाने हैं, इन सबको लिस्ट किया हुआ है। कहा जाता है कि 2 दशक से तैयारी उन्होंने कर रखी है ईरान पर अटैक करने की। और जब ये हमला होता है, जब वो 3 वेव ऑफ अटैक की बात करते हैं, तो ईरान कहता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ उनके एयर बेसिस को। आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो डी एस्केलेट करने की कोशिश जो है वो अमेरिका की रही है, उसकी भूमिका यहाँ पर है, ताकि अब सिचुएशन कहीं ना कहीं एक स्टेबल हो, एक जगह पर रुके? देखिए, दुनिया की ज़्यादातर देश, हमने ब्रिक्स में भी देखा, उसके बयान को भी देखा, वहाँ पे होने वाले जो स्टेटमेंट हैं उनको भी हमने देखा। और अमेरिका ने ज़ाहिरी तौर पे जो स्टेटमेंट है वो उसके यही है कि हम नहीं चाहते कि इस पूरे खत्ते के अंदर एस्केलेशन हो और इस जंग को बढ़ावा मिले। लेकिन देखने की बात यह है कि इसराइल अमेरिका के कहने के बावजूद नहीं माना और बिलाखिर उसने ईरान के ऊपर हमला किया। अब ये ईरान के ऊपर है, देखना होगा ईरान का स्टैंड क्या है, चूँकि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ के जो हुक्काम और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका इस तरह का बयान आना कि हम ज़रूर बदला लेंगे, तो यकीनन ये इस पूरे क्षेत्र के लिए घातक होगा। और घातक इसलिए कि ऑलरेडी एक बड़ी जंग इस पूरे रीजन के अंदर है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों का कत्ल हो रहा है, और जो निहत्थे अफराद हैं वो मुसलसल मुश्किलात का पिछले 1 साल से शिकार हैं।
और जो इसराइल जो जुल्म लेबनान और गजा के अंदर जारी रखे हुए है, उसको दुनिया रोकने में नाकाम है। अब ये एक नया हमला जो इस ईरान के ऊपर हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये पूरे खित्ते के जंग को दूसरी तरफ मोड़ सकता है और ज्यादा तर ममालिक को के अंदर ये शामिल हो सकता है। चूंकि मुझे अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता लगा कि बहुत सारे जो अमेरिका इसराइल के जो ये थे हमला था, वो इराक के द्वारा किया गया, सीरिया के स्पेस को इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स थे जो सीरिया के अंदर गिराए गए, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बसरा जो ईरान का साहिली शहर है, एक बॉर्डरी शहर है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे मिसाइल्स थे जो इसराइल के गिराए गए हैं। तो मैं समझता हूं अगर ईरान अब इसका बदला लेता है और ईरान अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश अगर करता है, तो जरूर एक बड़ा हमला इसराइल के ऊपर होगा। और इस हमले के बाद जी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो अगर हालात जी होंगे वो बिल्कुल, नहायत अगर खतरनाक इसराइल यहाँ पर ईरान जवाब देता है अशरफ जी, तो जाहिर तौर पर फिर सवाल ये भी हो जाएगा कि ये युद्ध कितना बड़ा हो जाएगा उसके बाद, अगर जवाबी कार्रवाई आगे बढ़ती है यहाँ पर। तो सैयद तमजीद हैदर भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व पीआरओ हैं ईरान उच्चायोग के। तमजीद साहब, यहाँ पर जिक्र इस बात का हो रहा है कि ये कितना बड़ा हमला था और इसका कितना असर वहाँ पर हुआ है। कुछ तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी हैं जो हवा में कुछ चमक दिखाई दे रही है, वो ड्रोन थे या मिसाइल थी, ये बात हो रही है। आप आई विटनेस भी हैं, ज़रा बताइए कि क्या आपने वहाँ पर देखा, क्या वाकई में हुआ था और कितना नुकसान होने की खबर है वहाँ पर? आपकी आवाज़ सर नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए ज़रा अपने वीडियो को। जी सॉरी, अभी मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी जी, आप सुन पा रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ तेहरान में रहता हूं और यहाँ पे मुझे सुबह कुछ ईरान के टाइम 3 बजे से ये खबर मिली कि मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेहरान में ज़िंदगी करते हैं, उनसे खबरें आई थी कि उन्होंने एक्सप्लोजन सुनी हैं और बाद में ये हमें पता चला कि वो एक्सप्लोजन जो है जो जी इंटरसेप्ट किया था ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को, वो उनके आवाज़ें थी। और बाद में सुबह जो सोशल मीडिया में, जो ईरानी सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हुई वीडियोस, उसमें भी जाहिर हुआ कि तेहरान और जो वेस्टर्न प्रोविंस है ईरान का, ईलाम और काज़रून, जो एक और वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ टारगेट्स पे हमले किए गए। और अभी तो बताया जा रहा है कि बहुत लिमिटेड डैमेजेस हैं, कोई ख़ास यहाँ पे पब्लिक में कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हमला हुआ है, बहुत बड़ा कोई हमला हुआ है। आपने कहा कि आपको धमाकों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें ये कहा गया कि 3.5 घंटे तक ये जो हमले का सिलसिला है वो चला है और इन 3.5 घंटों में 3 चरणों में हमला किया गया है। पहले चरण में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाया गया, उसके बाद जो सैन्य ठिकाने हैं जहाँ पे मिसाइल प्रोडक्शन होता है या जहाँ उनका भंडारण होता है या फिर जहाँ से वो लॉन्च किए जाते हैं, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो पहले 5 धमाकों की, उसके बाद 4 बड़े धमाकों की खबर आई, तो आपको कुछ भी धमाका सुनाई नहीं पड़ा? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वेस्टर्न मीडिया बताता है या खुद जो इस्राएली मीडिया बताता है, उस पर ज्यादा ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लोग आई विटनेस हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडियन जो हमारे दोस्त अहबाब जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा एविडेंट है कि कोई खास ना कोई एक्सप्लोजन सुनाई दिया। हम मुझको तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन हमारे जो दोस्त कहते हैं उनको सुनाई दिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड थे और कोई खास उसका असर दिखाई नहीं दिया। ये मुझे बताना ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इसराइल जो हमला करता है, जो उसका जो हमला करने का जो स्केल होता है, वो कमज़ोरों पे बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें फ़िलिस्तीन और
इसराइल, हैदर फिलिस्तीन साहब, और हैदर लबनान साहब, के जो आपको चीज़ पे हमला हैदर किया है, साहब, बात कही है उसका आपसे, आप एक और देखिए 50,000 सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि कहा यह जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ, तो क्या विमानों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई पड़ी? ये जानकारी अहम है हम आपके जरिए, क्योंकि आप चश्मदीद हैं, आप तेहरान के उत्तरी इलाके में ही सही लेकिन आप तेहरान में मौजूद हैं, तो ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए कि क्या जो फाइटर जेट्स की जो आवाज़ है क्या आपको वो भी सुनाई पड़ी या ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई फाइटर जेट्स नहीं थे, कोई प्लेन्स नहीं थे। ये सिर्फ कुछ ड्रोन्स के आने की आशंका बताई जा रही है और कुछ प्रोजेक्टाइल्स के हमले करने की। और इजरायली मीडिया को देखें तो उन्होंने कहा कि 20 साइट्स पे अटैक हुआ है, लेकिन जो ईरानियन एयर डिफेंस के जो कमांडर हैं उन्होंने आज सुबह ये ऐलान किया है कि 3 साइट्स पे पूरे ईरान में, एक तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेहरान, एक वेस्टर्न पार्ट जो प्रोविंस है इलाम, और एक और प्रोविंस है, वहां पे सिर्फ हमला हुआ है और कोई खास एयरप्लेन का तो बिल्कुल नहीं है। और जो यहाँ के जो एयर स्पेस है तकरीबन 2 घंटे के लिए जो चलिए, आपकी आवाज़ अब आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है तमजीद साहब, और बेहतर आपसे समझेंगे हम कि वहाँ पर फिलहाल क्या हालात हैं इस सब खबरों के बाद, हमले की खबरों के बाद। एयर स्पेस बंद होने की भी बात थी, उसको भी बताया जा रहा है कि वो खोला गया दोबारा से। हम बात कर रहे हैं इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले के बारे में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशरफ जैदी साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ सैयद तमजीद हैदर भी जुड़े हुए हैं और उमा कादमनी स्टूडियो में हैं। हैदर साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, ये आप ज़रा बताइए कि वहाँ पर इस हमले के बाद कोई अलर्ट जारी किया गया है लोगों के लिए, या फिर जो फ्लाइट ऑपरेशंस थे वो ठीक से चल रहे हैं, और वहाँ पर मीडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर के, जवाबी हमला करेगा ईरान क्या? जी, यहाँ पे एक्चुअली कोई अलर्ट्स अभी तो नहीं है, लेकिन 2 घंटे के लिए तकरीबन फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंडेड थी। तेहरान के जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है और जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन 5:30 बजे जो ईरान का टाइम है, जो 2 घंटे ईरान पीछे है इंडिया से, 5:30 बजे दोबारा खोल दी गई और दोबारा नॉर्मल ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन ईरानियन मीडिया में जो सोर्सेस से बताया गया है कि IRGC के जो कमांडर हैं, और बहुत सारे, उनका नाम ईरानियन मीडिया में तो नहीं है, IRIB जो न्यूज़ है उन्होंने बताया है कि जैसा कि हमने बताया था इसराइल के हमले से पहले, और इसराइल ने हमारी बात को नहीं माना और उसने अग्रेसिव ये स्टैंस लिया है, तो हम भी इसका ज़रूर जवाबी कार्रवाई हम भी इसकी ज़रूर देंगे। लेकिन अभी इसकी कोई पक्की खबर नहीं है। पहले तो डैमेजेस कितना हुआ है, कह तो रहे हैं कि लिमिटेड डैमेजेस हैं, लेकिन उसका असेसमेंट 1-2 दिन में पता चलेगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जवाबी हमला किस तरह से ईरान करना चाहेगा। लेकिन ये तो पक्का इसकी तो खबरें आ रही हैं सोर्सेस में कि दोनों, ये IRGC और गवर्नमेंट दोनों का स्टैंड बहुत फर्म है कि इसका जवाबी इसकी ज़रूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है उमा, लेकिन अब जो इसका नुकसान हुआ है वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पर। जी, कुछ दृश्य अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, कुछ नुकसान की जो है, जो कि एक रिहायशी बिल्डिंग लगती है उसके आसपास कुछ मलबे जो है बिखरे पड़े हैं, तो वो दृश्य भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस घटना को समझना है, इस हमले को समझना है, तो पीछे की जो पृष्ठभूमि है, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसको हम अपने दर्शकों को बता दें। जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे वो मिडल ईस्ट के दौरे पर थे, वो सऊदी अरब के अलावा तेल अवीव भी गए, और जो माना जा रहा है, जो कुछ तो जानकारी आई, जो कि औपचारिक तौर पे जानकारी आई, वो ये कि ब्लिंकन वहाँ पर PM नेतन्याहू को ये समझाने के लिए थे कि याहिया सिनवार की मौत के बाद अब ये मौका है जब इजराइल जो है गाज़ा में युद्ध को रोक दे, वहाँ पे जो मानवीय स्थिति है उसको बेहतर करे, और इस मौके का इस्तेमाल एक ऐसे सीज़ फायर को हासिल करने के लिए करे, क्योंकि अब जो है जो हमास है वो नेतृत्व विहीन है। और दूसरा, उनको ये समझाने के लिए थे कि ईरान पे जो रिटेलिएटरी कार्रवाई करने की सोच रहा है इजराइल, वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले ना करे और ना ही तेल संयंत्रों पर, ईरान के तेल संयंत्र और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ना करे। और जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इजराइल ने इस बात का भरोसा अमेरिका को दे दिया और उसके बाद उसने इस अटैक को प्लान किया। कल देर रात कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, इसके बाद अमेरिका को इस बात की इत्तला दी गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। तो जो ज़्यादा नुकसान न होने की जो जानकारी आ रही है उसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि पूर्व सूचना अमेरिका के पास थी और क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि
10 दिन के बाद वहाँ चुनाव है कि एक बड़े पैमाने पर युद्ध भड़के, तो कहीं ना कहीं उसने एक भूमिका निभाई है पर्दे के पीछे से। बयानों की जहाँ तक बात है तो इस तरह के अटैक के बाद बयान आते हैं, लेकिन अब ईरान कितना वक्त लेता है ये देखने की बात होगी। तब तक अमेरिकी चुनाव खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद ही वो कुछ करे। तो यहाँ पर इंतज़ार अब कादमनी इस बात का भी है कि अमेरिका इसमें इंटरफेयर करे ना करे। जिस तरह के वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी दूरी बना के रखना चाहते हैं फिलहाल यहाँ के हालात से। देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि हालात ख़राब हों, क्योंकि उसका असर जो है उनके चुनाव पर पड़ेगा, साफ तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस पर पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध को लेकर, गाज़ा में जो हो रहा है उसको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है वहाँ पर। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, आज जो हमला हुआ है उसको लेकर जो खबर आ रही है, इजरायली मीडिया में ये कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए ईरान को इजराइल ने ये बताया कि वो कहाँ कहाँ पर हमले नहीं करेगा। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि इजराइल के पास पूरी लिस्ट है कि कहाँ पर कौन सी मिलिट्री साइट है, कौन सी परमाणु साइट है, यहाँ तक कि जो अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तेल के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो डिपो हो चाहे कुएँ हों, सब के बारे में इजराइल को जानकारी है, पूरी फहरिस्त है उसके पास। लेकिन थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए ये बताया जा रहा है इजरायली मीडिया में सूत्रों के हवाले से कि उसने ईरान को ये इन्फॉर्म किया कि वो कहाँ कहाँ पर अटैक नहीं कर रहा है और ईरान को इसको लेकर रिटालिएट नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ थर्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये मैसेज जो है वो ईरान को दिया। अब जो बयान आ रहे हैं, सऊदी ने इसकी निंदा की है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी कॉमनवेल्थ के एक सम्मेलन में हैं, उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रेन बढ़ता जाए, एस्केलेट ना किया जाए सिचुएशन को, सब लोग रिस्ट्रेन बढ़ते। जो डच फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने बात की है ईरान से और कहा है कि इसको सिचुएशन को एस्केलेट ना किया जाए।